प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार का एक ऑर्डर कि क्लस्टर हेड के पास जो पावर थी अब वो उससे वापस ले ली गई हैं और अब ये पावर्स जॉइंट डायरेक्टर को दे दी गई हैं। जो जेडीओज के पास पावर थी जो ज़मीन पर रहते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के पास पावर थी जिसकी नज़र डिस्ट्रिक्ट पे बनी रहती थी, अब वो सारी की सारी पावर्स जॉइंट डायरेक्टर को दे दी गई हैं। ये अलग बात है कि इस पावर का मिसयूज़ ज़रूर हुआ है, जेडीओज दफ्तर से भी और चीफ एजुकेशन दफ्तर से भी। इस तरह ऐसी शिकायत पूरे जम्मू कश्मीर से आती रहती है कि अटैचमेंट के नाम पर, डिप्लॉयमेंट के नाम पर, इंटरनल अरेंजमेंट के नाम पर जेडीओज और सीओज क्या करते हैं। लेकिन एक सवाल साथ ही साथ ये उठता है कि जब जब डायरेक्टरेट ऑफिस से ये ऑर्डर आया कि तमाम की तमाम अटैचमेंट जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, सारे के सारे टीचर जो हैं अपनी असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर पहुंचे, तो क्या ऐसा हुआ कि टीचर्स अपनी असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर पहुंचे हों? नहीं हुआ। मतलब यह कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑर्डर को भी नज़रअंदाज किया जाता है और अटैचमेंट्स और डिप्लॉयमेंट्स वैसे ही होती रहती हैं और टीचर अपनी असल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर नहीं पहुंचते हैं। होना यह चाहिए था कि जो पावर का मिसयूज़ करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के हुक्म को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन हुआ ये, डीओज के पास, प्रिंसिपल्स के पास, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के पास पावर्स थी, वो पावर्स अब जॉइंट डायरेक्टर को दे दी गई है। आसान ज़बान में इस ऑर्डर को समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि ये ऑर्डर कितना फ़ायदेमंद है और इससे पहले क्लस्टर हेड जो कुछ कर रहे थे वो कितना नुकसानदेह था। पहले समझिए कि क्लस्टर हेड क्या है और इस निज़ाम में, इस तालीमी निज़ाम में क्लस्टर हेड का रोल क्या था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है कि क्लस्टराइजेशन की जाए, मतलब ये कि क्लस्टर्स बनाए जाएं और प्रिंसिपल जो हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है वो क्लस्टर हेड है और उस पूरे इलाके में, उसके क्लस्टर में जितने स्कूल्स आते हैं उनके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्लस्टर हेड बनाए गए थे। क्लस्टर हेड का काम ये था कि जो उसके क्लस्टर में स्कूल आते हैं उनमें देखना कि आया इस स्कूल में बच्चे ज़्यादा, टीचर कम तो नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे कम हैं और टीचर ज़्यादा हैं। हम अक्सर देखते हैं, ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं पूरे भारत भर में है कि कई जगहों पर ऐसा होता है कि बच्चे 100 से ज़ायद हैं, 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, ऐसी शिकायत आती रहती हैं और टीचर 2 या 3 वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि बच्चे 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं और टीचर उस स्कूल में 10-10 बैठे हुए हैं। क्लस्टर हेड का ये काम था कि ये ख्याल रखे कि बच्चे सफ़र ना हो। ये तमाम चीज़ें बच्चों के लिए की जाती हैं और इसके बाद भी सरकारी स्कूल का निज़ाम कितना बेहतर हो पाता है ये आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। अब क्लस्टर हेड करता क्या था? क्लस्टर हेड यानी एक प्रिंसिपल और उस क्लस्टर हेड में जेडीओज भी आते थे। चूंकि एक जोन में क्लस्टर ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो जोन तो एक ही है, तो इसलिए क्लस्टर्स में उसको तकसीम कर दिया गया था। अगर 2 क्लस्टर्स हैं तो हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 जो अगर स्कूल्स में आ रहे हैं तो 2 प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्लस्टर हेड होते थे। क्लस्टर हेड जेडीओ एक प्रपोजल बनाते थे और साल में एक बार रैशनलाइजेशन होती थी कि इस स्कूल में बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, इस स्कूल में साइंस का टीचर नहीं है तो हमें साइंस का टीचर देना है, इस स्कूल में मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, हिंदी का टीचर नहीं है तो वहाँ पर हमें ये ख्याल रखना है कि वहाँ इस सब्जेक्ट का टीचर मौजूद हो। ये है क्लस्टर हेड का काम। और ये जो रैशनलाइजेशन है ये एक एकेडमिक सेशन के लिए होती थी, बाकायदा उसमें लिखा होता था कि ये अरेंजमेंट जो है इस एकेडमिक सेशन के लिए किया जा रहा है। तो नए एकेडमिक सेशन के लिए नए तरीके से क्लस्टर हेड, जेडीओज ये लिस्ट तैयार करते थे, एक प्रपोजल तैयार करते थे। क्लस्टर हेड प्रिंसिपल ने जेडीओ के साथ मिलकर एक प्रपोजल तैयार किया, वो प्रपोजल चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास आया, चीफ एजुकेशन ऑफिसर से वो जॉइंट डायरेक्टर के बाद गया और जॉइंट डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद ये जो रैशनलाइजेशन होती थी ये अपने अंजाम तक पहुंचती थी और ये एक एकेडमिक सेशन के लिए होता था। क्या हुआ है कि क्लस्टर हेड के पास वो तमाम की तमाम पावरें क्लस्टर हेड से वापस ले ली गई हैं और ये सारी पावर्स जॉइंट डायरेक्टर को दे दी गई हैं। पहले भी इसको अप्रूवल जॉइंट डायरेक्टर ही देता था, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर एक फाइनल अथॉरिटी थी। प्रिंसिपल्स
और ZDOs एक प्रपोजल बनाकर चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर भेजते हैं, दफ्तर से जॉइंट डायरेक्टर के ऑफिस जाता है, वहां से फाइनल होकर ये एकेडमिक सेशन जो है वो काम करने लगता था। ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा के क्लस्टराइजेशन की जाए ताकि निचली सतह पर जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं वो सफर ना हो पाए। इसका पता वहां के क्लस्टर हेड को, वहां के ZDO से ज्यादा किसको हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पावर मिसयूज जरूर हुई है। जम्मू में या कश्मीर में कहीं ना कहीं इस पावर का मिसयूज किया गया, इसलिए हायर अथॉरिटीज को लगा कि इनसे ये पावर्स वापस ले ली जानी चाहिए। लेकिन पावर वापस ले लेना क्या इसका हल था, या जहां पर इसका मिसयूज हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई करना? आपने जहां जहां इस पावर को मिसयूज किया गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस पावर का मिसयूज कम से कम हुआ है। मैं 2-3 दिन से इसीलिए इस पर स्टोरी नहीं कर रहा था कि पहले मैं जान पाऊं कि ये पूरा मामला है क्या और इस ऑर्डर के बाद इससे फायदा कितना होना है और नुकसान कितना होना है। मान लीजिए एक स्कूल है कहीं गांव किसी देहात का, मान लीजिए कोटरंका का एक स्कूल है, मान लीजिए हाड़ी मरोट का एक स्कूल है, वहां 2 टीचर हैं। एक टीचर की आपने इलेक्शन में ड्यूटी लगा दी, इलेक्शन सेल में चला गया, या कहीं और आपने उसकी यात्रा ड्यूटी लगा दी, या कहीं और ड्यूटी आपने लगा दी। दूसरी फीमेल टीचर है, फीमेल टीचर चाइल्ड केयर लीव पे चली जाती है। स्कूल का क्या, मान लीजिए किसी स्कूल से मैथ का टीचर आपने ट्रांसफर करके कहीं और लगा दिया, या मैथ का टीचर आपने कहीं और इंगेज कर दिया। क्योंकि हम तमाम लोग जानते हैं कि ये जितने हमारे सरकारी दफ्तर हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर हो, SDM का दफ्तर हो, ZDO का दफ्तर हो, CO का दफ्तर हो, ये टीचर के बगैर नहीं चलते हैं और टीचर्स ही इनको चलाते हैं। तो मान लीजिए कि किसी गांव देहात में मैथ का टीचर आपने CO दफ्तर में लगा दिया है, या डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में लगा दिया है, इलेक्शन सेल में लगा दिया है, तो वहां के क्लस्टर हेड को इसका फौरन पता चलता था, ZDO को फौरन पता चलता था, और ZDO चीफ एजुकेशन ऑफिसर को या जॉइंट डायरेक्टर को आगाह करते थे कि फलां स्कूल से मैथ का टीचर फलां दफ्तर चला गया है, अब हम यहां पर फलां मैथ का टीचर भेज रहे हैं फलानी जगह से। या हायर सेकेंडरी स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में 11th-12th के लिए सब्जेक्ट का टीचर मौजूद नहीं है, तो फिर ये करते हैं, मान लीजिए ज्योग्राफी का टीचर नहीं है, तो आप ये देखते हैं कि किस स्कूल में MSc किया हुआ ज्योग्राफी का टीचर मौजूद है, आपने वहां से उस टीचर को हायर सेकेंडरी स्कूल ले आए। और ये बहुत जल्द हो जाता था क्योंकि क्लस्टर हेड को, ZDO को पता होता था और वो फोन पर भी अप्रूवल ले लेते थे। मकसद ये होता था कि किसी बच्चों की पढ़ाई सफर ना हो, बाद में प्रपोजल भेज दिया जाता था, वो अप्रूव हो जाता था। इसका फायदा क्या होता था कि बच्चों का नुकसान नहीं होता था क्योंकि क्लस्टर हेड जमीन पर है, उसी क्लस्टर में है, ZDO भी वहीं है, और एक आम शख्स, कोई गांव देहात का आदमी जिसके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो अगर उसको पता चले कि मैथ का टीचर यहां नहीं है, इंग्लिश का नहीं है, उर्दू या हिंदी का नहीं है, तो वो फौरन अपने पास के स्कूल क्लस्टर हेड के पास पहुंचता था, प्रिंसिपल के पास पहुंचता था, ZDO को आगाह करते थे या चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, ये कि वो मसला वहीं जल्द का जल्द हल हो जाता था, बच्चों की एजुकेशन सफर नहीं होती थी। लेकिन अब अगर ऐसा होगा तो जॉइंट डायरेक्टर को कब पता चलेगा, क्योंकि क्लस्टर हेड के पास अब ये पावर नहीं है, ZDO के पास नहीं है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास नहीं है। कब तक जॉइंट डायरेक्टर को पता चलेगा कि फलां स्कूल में मैथ का टीचर जो है वो हमने इलेक्शन सेल में लगा दिया है? कब तक डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अप्रूवल लेगा और उसके बाद वो टीचर उस स्कूल में जा पाएगा? इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगना है ये कभी सोचिएगा आप। पहले ये था कि आपके पास एक प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल से कहते थे और प्रिंसिपल उसका हल निकालने की कोशिश करता था, ये था क्लस्टर हेड। अब आपने क्लस्टर हेड की पावर्स जॉइंट डायरेक्टर को दे दी हैं। पहले भी जॉइंट डायरेक्टर के अप्रूवल के साथ ही ये प्रपोजल पास होता था या ये प्रपोजल अप्रूव होता था, लेकिन अब जॉइंट डायरेक्टर भी खुद नहीं कर सकता है, जॉइंट डायरेक्टर को भी अप्रूवल लेना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। तो ये प्रोसेस आप समझिए कि इससे बच्चों का कितना नुकसान होने वाला है। पावर के मिसयूज का मतलब नहीं है कि आप पहले ऑर्डर को ही कैंसिल करें, एक नया ऑर्डर ले आए। अच्छा चलिए जी, नया ऑर्डर आप लेके आ गए हैं, तो पहले जो मिसयूज पावर हुई है, क्या गारंटी है कि अब पावर मिसयूज नहीं होंगी? पावर मिसयूज का इम्कान तो अब भी ज्यादा रहेगा। पहले तो फिर भी प्रिंसिपल जो है उसी गांव में, उसी क्लस्टर में रहता है, तो वो जवाबदेह है। अब जॉइंट डायरेक्टर को आके कौन पूछेगा कि ये ज्यादती हुई है, यहां इतनी देर से स्कूल में टीचर मौजूद नहीं है, और जॉइंट डायरेक्टर भी अपनी मर्जी से वहां पर टीचर नहीं भेज सकता है। उसने भी
एक प्रपोजल बनाना है, अप्रूवल लेना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। हमारे यहां तो ऐसा अक्सर होता है कि बहुत से स्कूल से टीचर्स की जरूरत दूसरे दफातर में पड़ती ही रहती है। मान लीजिए 1 महीने 2 महीने के लिए किसी टीचर को आपने नीड बेस पर एसडीएम दफ्तर में लगा दिया है, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में लगा दिया है, तहसीलदार के दफ्तर में लगा दिया। तो होता यह था कि अगर नीड बेस पर एक स्कूल से आपने टीचर को कहीं भेजा है तो फिर आप ये सोचते थे और उसका अल्टरनेट तलाश करने की फौरन कोशिश करते थे कि देखें जी कि इस स्कूल से अगर मैथ का टीचर गया है 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए तो हम उसका टेम्परेरी कोई अरेंजमेंट करें। वो अरेंजमेंट करने का इख्तियार भी अब जॉइंट डायरेक्टर के पास भी नहीं है, क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर ने प्रपोजल बनाकर अप्रूवल के लिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को भेजना है। आप समझ गए होंगे कि क्लस्टर हेड और जेडीओ मिलकर एक प्रपोजल बनाते हैं। वो प्रपोजल चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर आता है, यहां से होता हुआ जॉइंट डायरेक्टर के पास जाता है। उनके अप्रूवल के बाद ये रैशनलाइजेशन होती थी। ये था पहले का पूरा प्रोसेस। अब क्लस्टर हेड भी हट गया बीच में से, जेडीओ भी हट गए, चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी हट गए। अब डायरेक्ट पावर है जॉइंट डायरेक्टर के पास। अब जॉइंट डायरेक्टर ने ये तमाम चीजें करनी है जो क्लस्टर हेड ने करनी थी, और वो भी जॉइंट डायरेक्टर खुद मुख्तार नहीं है, उसको भी अप्रूवल लेना है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से। तो इससे आप समझिएगा कि आपका कितना नुकसान हुआ या इस ऑर्डर से कितना फायदा हुआ। क्या किसी गांव देहात में अगर कोई टीचर एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है तो गांव देहात के लोग जितनी आसानी के साथ जेडीओ के पास या क्लस्टर हेड के पास, प्रिंसिपल के पास पहुंचते थे, उतनी आसानी के साथ जॉइंट डायरेक्टर के पास पहुंच पाएंगे। क्योंकि जॉइंट डायरेक्टर ने तो शहर में बैठना है, क्लस्टर हेड तो घर के पास ही बैठता था। जेडीओ ऑफिस भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं होता है। बहुत से लोग सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि क्लस्टर हेड से पावर लेकर जॉइंट डायरेक्टर को दे दी गई हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे आम लोगों का, गरीब लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, गरीब लोगों का कितना नुकसान होने वाला है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो निज़ाम पहले से चल रहा था वो बहुत बेहतर था, कमियां उसमें जरूर थीं, और कमियां उस ऑर्डर में नहीं है, कमियां हम लोगों में हैं। हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर ज्यादती की, चाहे वो जेडीओ लेवल पर हूं या प्रिंसिपल लेवल पर हूं, लेकिन ये पावर का मिसयूज था। हमने गलत इस्तेमाल किया अपनी ताकत का, लेकिन ये इससे हजारहा गुना बेहतर था कि आप अपनी परेशानी लेकर, अगर किसी स्कूल में टीचर नहीं है तो आप फौरन क्लस्टर हेड के पास पहुंचते थे, और क्लस्टर हेड जो है वो उस पूरे क्लस्टर का ख्याल रखता था कि अगर कोई टीचर वहां से किसी दूसरी जगह गया है तो वहां पर मुझे एक टीचर देना है। अब वो सारी की सारी पावर जॉइंट डायरेक्टर के पास आ गई हैं। अब आप कितनी जल्दी जॉइंट डायरेक्टर के पास पहुंचते हैं, जॉइंट डायरेक्टर कितनी जल्दी अप्रूवल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से ले पाते हैं, ये आने वाले दिनों में हम और आप नजर बनाकर रखेंगे। आप भी देखिएगा कि कितनी आसानी के साथ जॉइंट डायरेक्टर के पास आप पहुंचते हैं, कितनी आसानी के साथ जॉइंट डायरेक्टर की तमाम स्कूलों पर नजर रहती है कि जॉइंट डायरेक्टर 2 डिस्ट्रिक्ट पर एक बैठता है। क्लस्टर हेड तो एक हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल है, और उसके आसपास जितने उस क्लस्टर में स्कूल्स आते हैं उन्होंने सिर्फ उसको देखना था। जेडीओ ने सिर्फ अपने जोन को देखना था, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट को देखता है, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर 2 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जॉइंट डायरेक्टर होता है। तो आप समझिए कि कितने हजार स्कूल हैं, और उन हजारों स्कूलों पर जॉइंट डायरेक्टर की नजर हर वक्त बनी रहा करेगी कि फलां स्कूल से एक टीचर वहां चला गया है। रैशनलाइजेशन जो करनी है, डायरेक्टर को जमीनी सतह की एक एक चीज का पता होगा। पावर्स क्लस्टर हेड के पास नहीं, पावर्स तो जॉइंट डायरेक्टर के पास भी नहीं है, पावर्स तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को दे दी गई है, जो एक जम्मू में बैठते हैं, एक कश्मीर में बैठते हैं। पहले निज़ाम में कुछ खराबियां थी तो उनको ठीक किए जाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। अगर आपको कहीं लगा कि पावर का मिसयूज हुआ है तो आपने 1-2 लोगों पर कार्रवाई करनी थी, उसके बाद आप देखते कि तमाम चीजें ठीक हो जाती। आपने उन पर कार्रवाई नहीं की, एक नया हुक्मनामा सादिर कर दिया है। अब उस हुक्मनामे में क्या गारंटी है कि पावर का मिसयूज नहीं होगा, और जितनी आसानी के साथ ये क्लस्टर हेड अपने क्लस्टर को चलाते थे, उतनी ही आसानी के साथ एक डायरेक्टर, जो पूरे जम्मू और कश्मीर में सिर्फ 2 डायरेक्टर हैं, एक जम्मू में बैठता है, एक कश्मीर में बैठता है, उसकी नज़र बनी रहा करेगी। वो बर्फ़ की चोटियों पर जो स्कूल है, पहाड़ों में जो स्कूल्स हैं, जंगलों में जो स्कूल्स चलते हैं, हज़ारों की तादाद में जो टीचर्स हैं, एक एक टीचर का उसे पता होगा कि इस वक्त
टीचर्स को यहाँ से उठाकर फला दफ्तर में हम लोग ले आए हैं, अब उसकी जगह हमें कोई नया टीचर भेजना है। ये कितना आसान है एक डायरेक्टर के लिए जो जम्मू में बैठा है पूरे जम्मू को संभालना, एक डायरेक्टर के लिए जो कश्मीर में बैठा है पूरे कश्मीर को संभालना। तो मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि सेक्रेटरीट में बैठकर, एसी कमरों में बैठकर इस तरह के ऑर्डर तो कर दिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर इनका कोई मकसद और मतलब नहीं रह जाता है। ये पावर्स जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास चली गई हैं, इसका हमें कितना फ़ायदा होता है नज़र बनी रहेगी। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपके आसपास से किसी स्कूल का कोई टीचर किसी दूसरी जगह चला गया है और आपके स्कूल में फलां सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, तो बराए मेहरबानी हमें आगाह करिएगा। फिर हम पूछेंगे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से, जॉइंट डायरेक्टर से, कि सर फलां स्कूल है, शायद आपको इस स्कूल का नाम पता हो, इस स्कूल में फलां सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, बराए मेहरबानी वो टीचर भेज दीजिए। और ये भी इंतज़ार करेंगे उसके बाद कि टीचर स्कूल कब तक पहुंचता है।